नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल Gurija Study.9 पे। MA हिस्ट्री CBL यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए जो मिडावल वर्ल्ड का पेपर है उसको कंप्लीट करने के लिए जो सीरीज चला रखी है हमने, उसमें ये आज का वीडियो मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद पर है। फ्यूडलिज्म सिस्टम इन मिडावल यूरोप, यानी सामंतवादी प्रथा जो थी मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद। फर्स्ट यूनिट का सेकंड ये चैप्टर है, ठीक है। सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ, सामंतवाद का स्वरूप, सामंतवाद का पतन किस प्रकार हुआ और सामंतवाद के गुण दोष क्या क्या थे, ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है। आज हम इसमें सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ, सामंतवाद के क्या लक्षण थे, सामंतवाद की क्या परिभाषा है, सामंतवाद का अर्थ क्या है, ठीक है, ये कंप्लीट समझेंगे। सामंतवाद का जो उदय हुआ उसके कारण क्या रहे, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, वो कंप्लीट देखेंगे। शुरुआत करते हैं सामंतवाद की। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद, फ्यूडलिज्म सिस्टम इन मिडावल यूरोप। देखिए, मध्यकालीन यूरोप में 9वीं शताब्दी में सामंतवाद का उदय हुआ था। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप की भूमि पर बड़े बड़े जमींदारों का आधिपत्य स्थापित हो गया। सामंतवादी व्यवस्था मूलतः भूमि पर ही आधारित थी। मध्यकाल में यूरोप के समाज में कृषि ही उत्पादन का एक मुख्य स्रोत मानी जाती थी। इस व्यवस्था में क्या हुआ कि जो सामंतवादी व्यवस्था है ये कंप्लीट भूमि पर ही टिकी हुई थी, ठीक है। देखिए आगे, सामंतवादी व्यवस्था भूमि के वितरण पर आधारित थी। इसका विकास 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक होता रहा। यानी शुरुआत कहाँ से हुई, 9वीं शताब्दी से शुरुआत हुई और 13वीं शताब्दी तक इसका विकास चलता रहा। सामंतवादी व्यवस्था में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग अपने को एक निश्चित पारस्परिक संबंध में बांध लेते थे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने से नीचे के व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार था और नीचे वाले व्यक्ति को अपने से ऊपर वाले व्यक्ति से शोषित होने का अधिकार था। यानी इस व्यवस्था में क्या था, जो एक आम आदमी है उससे ऊपर कोई आदमी है तो आम आदमी का शोषण करने का अधिकार किसको है, उससे ऊपर वाले को है, और जो नीचे वाला व्यक्ति है उसको अधिकार क्या है, उसको अधिकार है शोषित होने का। यानी जो थ्योरी थी, जो मार्क्सवाद जिसको बोलते हैं, वह थ्योरी यहाँ पर भी लागू होती है कि एक व्यक्ति जो शोषित है उसको अधिकार है अपना शोषण करवाने का, और एक व्यक्ति जो शोषक है उसको अधिकार है दूसरों का शोषण करने का, ठीक है। एक को शोषित होने का अधिकार है और एक को शोषण करने का अधिकार है। यही व्यवस्था क्या है, सामंतवाद है। सामंतवाद में अपने से ऊपर वाले व्यक्ति से शोषित होते रहें और अपने से नीचे वाले व्यक्ति का शोषण करते रहें। यह जो सामंतवादी व्यवस्था है ये मध्यकालीन यूरोप में 9वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ और 13वीं शताब्दी तक इसका विकास चलता रहा। चलिए अब हम देखते हैं सामंतवाद का अर्थ। सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहा जाता है, जो लातिनी यानी लैटिन भाषा के फ्यूडम शब्द से बना है। फ्यूडम का क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा, जिसे उसका स्वामी कुछ शर्तों पर कृषि कार्य के लिए किसी व्यक्ति या सामंत को प्रदान करता था। इस व्यवस्था में दोनों एक दूसरे से कुछ व्यक्तिगत शर्तों में बंधे रहते थे। यानी कोई मालिक है वो अपनी जमीन को किसी अपने नज़दीकी व्यक्ति को देता है किन्हीं शर्तों पर, उस पर कार्य करने के लिए, ठीक है, कृषि कार्य करने के लिए किसी नज़दीकी व्यक्ति को कोई स्वामी अपनी भूमि दे देता है कुछ शर्तों पर, और इन शर्तों से वे एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत शर्तों में बंधे रहते हैं। इसी को बोला जाता है सामंतवाद, ठीक है। यह सामंतवाद का अर्थ है। यानी जो सामंतवाद है इसको अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहा जाता है। लैटिन भाषा का शब्द फ्यूडम से बना है ये, और फ्यूडम का अर्थ है भूमि का टुकड़ा, ठीक है। भूमि का टुकड़ा, कोई स्वामी है यानी भूमि के टुकड़े का जो मालिक है वो अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति को कृषि कार्यों के लिए दे देता है, और उनकी आपसी कुछ शर्तें होती हैं जिस कारण वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी को कहा जाता है सामंतवाद, ठीक है। अब आगे देखिए, सामंतवाद की परिभाषा देखते हैं कि सामंतवाद की परिभाषा क्या है। सामंतवाद की परिभाषा अगर समझें, डॉक्टर बाल मुकुंद विरोतम के अनुसार सामंतवादी जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक निश्चित पारस्परिक संबंध में अपने आप को बांध देते थे। यह संबंध प्रतिरक्षा और सेवा पर आधारित था। समाज के शक्तिशाली लोग कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा का भार ग्रहण करते थे और कमजोर वर्ग के लोग सेवा करने का दायित्व स्वीकार करते थे। यानी सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि एक
शक्तिशाली वर्ग है और एक कमजोर वर्ग है। तो जो कमजोर वर्ग है वो उससे रक्षा चाहता है और जो शक्तिशाली वर्ग है वो उसको रक्षा देना चाहता है। इन दोनों के बीच आपसी संबंध क्या है कि जो कमजोर वर्ग है वो उसकी सेवा करेगा शक्तिशाली वर्ग की, और शक्तिशाली वर्ग है वो उसकी सेवा के बदले उसको रक्षा प्रदान करेगा। यानी मध्यकालीन यूरोप में जो अराजकता की स्थिति आई उसमें क्या हुआ कि सभी को डर लगने लगा कि पता नहीं किसका राजा है, कौन कब हमला करे। तो इससे उनके जान माल को बचाने के लिए सभी जो छोटे छोटे किसान थे उन्होंने सहारा लिया कि किसका, बड़े सामंतों का। और बड़े सामंतों ने क्या किया, उनको सहारा देने के बदले उनसे सेवा का जो कार्य है वो लिया, यानी वो उनकी सेवा करेंगे और वो उनकी रक्षा करेंगे। तो ये है सामंतवाद की परिभाषा। अब देखिए सामंतवाद के लक्षण क्या हैं, यानी सामंतवाद को कैसे पहचाना जाए। तो सामंतवाद के 3 लक्षण माने जाते हैं। पहला जागीर, दूसरा संरक्षण, तीसरा संप्रभुता। फर्स्ट है जागीर। जागीर क्या है? साधारण भूमि जागीर कहलाती थी। जागीर होमेज उत्सव में सम्राट द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रदान की जाती थी। भूमि अर्थात जागीर प्राप्त करने वाला व्यक्ति लॉर्ड कहलाता था और वह सम्राट को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता प्रदान करता था। जागीर यानी भूमि का टुकड़ा, ठीक है। जागीर जिसके पास होती थी, एक होमेज उत्सव होता था, उसमें राजा अपने नजदीकी व्यक्ति को एक जागीर या भूमि के टुकड़े का मालिक बनाता। भूमि का टुकड़ा छोटा नहीं, एक बड़े स्तर पर, ठीक है, एक बड़े भूमि के टुकड़े का मालिक बना देता। और वो जो भूमि पाने वाला सामंत है वो राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता प्रदान करता था। अब देखिए सामंतवाद का दूसरा लक्षण क्या है? संरक्षण। संरक्षण क्या है? संरक्षण का अर्थ भूमि प्रदान करने वाले तथा भूमि प्राप्त करने वाले के मध्य व्यक्तिगत संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथ अधिकार तथा कर्तव्यों से बंधे हुए थे। यानी संरक्षण का मतलब है राजा ने जो सामंत को भूमि दी है वो उसका संरक्षण करेगा, ठीक है। संरक्षण यानी राजा ने सामंत का ख्याल रखा है और सामंत किसका ख्याल रखेगा? राजा का। दोनों को एक दूसरे के संरक्षण का यानी उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ेगा, भार ग्रहण करना पड़ेगा। यानी राजा सामंत के प्रति उत्तरदायी है और सामंत राजा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ अपने क्षेत्र में भूस्वामी के पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्व को स्वीकार करना था। अब आगे देखिए, अब हम देखते हैं सामंतवादी जो सिस्टम है, फ्यूडलिज्म सिस्टम जो है, इसका डायग्राम, यानी ये किस प्रकार चलता था। सबसे ऊपर किंग, उससे नीचे लॉर्ड यानी महासामंत जिसको वो जागीर देता, इससे नीचे छोटे सामंत और सबसे नीचे कौन थे? किसान, पीजेंट, ठीक है। सबसे ऊपर किंग, फिर लॉर्ड यानी सबसे बड़े सामंत, महासामंत जिनको बोलते थे, फिर सामंत और उससे नीचे पीजेंट यानी किसान। सबसे नीचे का जो वर्ग था वो किसानों का था, यानी सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग किसानों का वर्ग था। यानी राजा सबसे पहले भूमि किसको देता? लॉर्ड यानी महासामंत को। उससे बाद भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती सामंतों में, और उस पर काम करने वाले कौन होते थे? पीजेंट यानी किसान, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शोषित होते थे कौन? किसान। उसके बाद जो किसान है उनका धन जाता सामंतों के पास। सामंत अपना हिस्सा रख के देते बड़े सामंतों को और बड़े सामंत अपना हिस्सा रख के देते किसको? राजा को। ये सिस्टम इतना ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हुआ कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग जो ये सामंत हैं ये राजा को मिटा देंगे, यानी जो राजा का पद है उसको नाम मात्र का बना देंगे और सबसे ज़्यादा जो शासन करेंगे वो करेंगे लॉर्ड यानी महासामंत। सामंतवादी व्यवस्था का पतन होगा धर्म युद्धों के बाद, यानी धर्म युद्ध में जब सामंत भाग लेंगे तो इनका पतन हो जाएगा, क्योंकि धर्म युद्धों में जब भाग लेते हैं ये तो इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है और व्यापारी वर्ग के उत्थान के कारण सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो जाता है। अब हम देखते हैं सामंतवाद का उदय यानी सामंतवाद के उदय के कारण। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है राजनीतिक कारण। सामंतवाद के उदय के राजनीतिक कारण क्या क्या रहे? शुरुआत करते हैं। केंद्रीय शक्ति का पतन। सामंतवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण केंद्रीय शक्ति का पतन था। रोमन सम्राट सालरमा की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय शक्ति का अंत हो गया। उसके उत्तराधिकारी जो थे वो आपस में युद्ध करते रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप रोमन साम्राज्य जर्मन, इटली तथा फ्रांस आदि स्वतंत्र हो गए, ठीक है, यानी वो अपने आप को स्वतंत्र कर गए। इसके पश्चात रोमन शासक इतना निर्बल हो गया कि वह अपने राज्य की सुरक्षा करने में असफल रहा। इसी समय स्लाव तथा स्पेन के मूर लोगों ने आक्रमण आरंभ कर दिए, जिनसे यूरोप की स्थिति और भी अधिक खराब हो गई।
निर्बल शासक विद्रोही राज्यों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। दूसरी ओर बर्बर लोगों के आक्रमणों ने इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे समृद्धशाली नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसी उचित अवसर पर ये जो मौका था, इसी समय पर जो बर्बर सरदार थे तथा सामंतों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं को शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार समस्त जो यूरोप था वो छोटे छोटे स्थानीय राज्यों तथा शासकों में विभाजित हो गया। सामान्य लोग भी अपनी सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय शासकों को शरण में गए, क्योंकि जो केंद्रीय शक्ति थी, यानी एक तो अपनी बात को केंद्र से मनवाना तथा एक अपने नज़दीकी किसी व्यक्ति को बताना और वहाँ से सॉल्यूशन करना, वो आसान होगा। ठीक है, तो जो छोटे छोटे किसान थे उनका अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो सामंतों से सीधा जाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते, जबकि राजा के पास जाते तो उनका कोई समाधान नहीं होता था, जिस कारण केंद्रीय शक्ति का पतन हो गया और पूरा यूरोप जो है वो छोटे छोटे सामंतों के जो दुर्ग थे उनमें विभाजित हो गया। सामंतवादी व्यवस्था यहाँ से शुरुआत में आ जाती है। यहीं से सामंतवादी व्यवस्था का आरंभ हो जाता है। अब देखिए, मध्यकाल में अराजकता और अशांति। मध्यकालीन यूरोप में रोमन साम्राज्य आंतरिक अशांति तथा विदेशी जो आक्रमण थे, इनके परिणाम स्वरूप छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। ये स्वतंत्र राज्य आपसी संघर्षों में उलझे रहते थे, जिससे यूरोप में अशांति तथा अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया। इन बर्बर जातियों के आक्रमण से कृषक तथा दासों की स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो गई। वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। इस काल में जनसाधारण जनता को अपने जान माल का खतरा सदैव बना रहता था। जमींदारों के आपसी लड़ाई झगड़ों से कृषि, आवास, जल आदि संपत्ति की भारी हानि होती थी। जिसके पास शक्ति होती थी वही सत्ता का उपभोग कर सकता था। अतः जमींदार अर्थात सामंती वर्ग जनसाधारण जमींदारों से व्यक्तिगत संरक्षण की मांग या आशा करने लगे। कृषक भी अपनी सुरक्षा के लिए जमींदारों की शरण में आने लगे। इस प्रकार इस मध्यकाल में अराजकता और अशांति के वातावरण ने सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया और सामंतवादी व्यवस्था के उदय में एक आग में घी डालने का काम किया। अब देखिए, राजाओं का दुर्बल होना, यानी राजा लोग तो दुर्बल हो ही गए, क्योंकि मध्यकाल में जो अशांति का वातावरण था या जो रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद कोई भी शासक ऐसा नहीं आया जो एक बड़े साम्राज्य को संभाल सके, जिस कारण राजाओं की शक्ति जो थी वो कमज़ोर पड़ गई। क्योंकि उन्होंने जो सामंतवादी व्यवस्था जो है, इसमें सामंतों का अधिक बोलबाला हो गया और राजाओं की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, जिस कारण राजाओं की दुर्बल स्थिति ने भी, यानी सामंतों के बढ़ते हुए दबाव या बढ़ते हुए प्रभाव को जो राजा लोग थे ये नहीं दबा सके। सामंतों की जो शक्तियाँ थी वो दिन भर बढ़ती जा रही थी और इस कारण राजाओं की दुर्बल स्थिति ने भी सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दिया। चर्च और राज्य में तनाव। जो शासक थे यानी किंग था उस समय मध्यकालीन यूरोप में, किंग और चर्च के बीच आपसी तनाव बन रहे थे। ठीक है, चर्च जो था वो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा था, राजा अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा था। लोगों की मानसिकता ये थी कि जो राजनीतिक मामले हैं उनमें राजा श्रेष्ठ है और धार्मिक जो मामले हैं उसमें चर्च श्रेष्ठ है। लेकिन धीरे धीरे चर्च और राजा के बीच तनाव बनते गए और इस स्थिति में सामंतवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। अब देखिए, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में 3 प्रथाएं मानी जाती हैं: पेट्रोसिनियन प्रथा, प्रीकेरियम प्रथा, कमेंडेशन प्रथा। पहली देखिए, पेट्रोसिनियन प्रथा के अनुसार जो बड़े बड़े लोग थे या जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उन्होंने अपना एक गुट बनाना शुरू कर दिया। इस गुट में कौन कौन शामिल थे, यानी इस अशांति के माहौल में जिन लोगों को अपने जान माल की चिंता थी या उनको खतरा था, वो लोग उन प्रभावशाली व्यक्तियों के पास जाकर अपने जान माल की रक्षा के लिए अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने लगे। और उन्होंने क्या मांग की, यानी रक्षा के बदले उनकी सेवाएं, जो बड़े जमींदार या प्रभावशाली व्यक्ति थे उन्होंने उनकी रक्षा का दायित्व संभाला। ठीक है, और इस प्रकार इन प्रभावशाली व्यक्तियों के बड़े बड़े गुट बनने लगे। इसी गुट जो परंपरा थी, ये बड़े बड़े जो दल तैयार हुए, इन्हीं के परिणाम स्वरूप सामंतवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। अब देखिए, प्रीकेरियम प्रथा। इस प्रथा का संबंध भूमि के टुकड़े से था, जिनको प्राप्त करके पादरी लोग भी बड़े बड़े सामंत बन गए। इसका कारण यह था कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में अराजकता, असुरक्षा, आर्थिक संकट तथा सामाजिक दबाव के परिणाम स्वरूप कृषक और छोटे कारीगर जो थे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। सुरक्षा के लिए
छोटे किसानों ने अपनी भूमि पर किसी बड़े जमींदार का स्वामित्व अर्थात संरक्षण स्वीकार कर लिया। शासक वर्ग भी इस प्रथा को बढ़ावा देता था क्योंकि इससे ग्रामीण समाज की सुरक्षा की जाती थी। इस प्रथा में क्या हुआ कि जो छोटे किसान थे, छोटे जो मजदूर थे, उनके पास अगर कोई भूमि का टुकड़ा होता था तो वो क्या करते कि उस भूमि के टुकड़े को लोगों से बचाने के लिए उस पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का स्वामित्व या संरक्षण स्वीकार कर लेते थे कि आप इसके स्वामी हो और लोग हमसे ये न छीन सके, इसलिए इसको आप संभालिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, शासक वर्ग भी इसको अनुमति देने लगा और जो प्रभावशाली व्यक्तियों का गुट था उस छोटे मालिक को हटा देता और उसकी भूमि को अपने संरक्षण में ले लेता। दूसरी ओर बड़े बड़े जमींदार राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे, ठीक है, क्योंकि राजाओं ने भी ये मान लिया कि इससे जो स्थानीय लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उन्होंने राजाओं की आज्ञा का पालन करने का जो दायित्व था उसको स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार जो सामंतवादी व्यवस्था है वो उभरने लगी। अगले देखिए, कमेंसन प्रथा। इस प्रथा में क्या हुआ, इस प्रथा में कुछ जातियां थी और इन जातियों में एक नेता होता था और इस नेता के बहुत ज़्यादा अनुयायी होते थे, जिस कारण वो अनुयायियों से घिरा रहता था। और जब युद्ध होता तो इसमें अनुयायी जो थे इनके, यानी इनकी आज्ञा का पालन करने वाले, वो इनका साथ देते और जरूरत पड़ने पर युद्धों में भाग लेते थे। इसी प्रथा को कमेंसन कहा जाता था। मध्यकाल में जर्मनी में भी इसी प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। इन्हीं सामाजिक प्रथाओं के परिणाम स्वरूप यूरोप में सामंतवाद का उत्थान हुआ। अब देखिए, अगला है आर्थिक कारण। सामंतवाद के उदय में आर्थिक कारणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9वीं शताब्दी का काल यूरोप में अराजकता, असुरक्षा, आर्थिक संकट तथा सामाजिक असंतोष का काल था। इस काल में यूरोप पर चारों ओर से बर्बर जातियों के आक्रमण होने लगे। दूसरी ओर भूमि पर बड़े बड़े भूस्वामियों का अधिकार होता जा रहा था। जमींदारों ने भी एक दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। अशांति के इस काल में यूरोपीय समाज में जमींदार से लेकर एक साधारण कृषक भी अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए छोटे जमींदार बड़े जमींदार की तथा बड़े जमींदार राजा की शरण में चले गए। जो आर्थिक कारण है यह किसानों को भूमिहीन करना, यानी जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने क्या किया कि जो छोटे किसान थे उनको ज़्यादा कीमत देकर उनकी ज़मीन की उनसे ज़मीनें खरीद लेते थे और धीरे धीरे ये प्रथा बढ़ती गई कि छोटे छोटे किसानों ने भूमि बेच दी और जो स्वतंत्र किसान थे उनकी संख्या घट गई। पहले तो ज़मींदार जो थे वो दासों से काम लेते थे ज़मीनों पर, लेकिन जब अधिक से अधिक छोटे छोटे किसानों ने ज़मीनें बेच दी तो धीरे धीरे उन्हीं से काम लेना शुरू कर दिया और किसानों को भूमिहीन कर दिया। ज़मींदारों के पास ज़मीन की जो मान लो एरिया था उनके पास बढ़ता गया और राजा लोग क्या थे, शक्तिशाली होने से वंचित हो गए। यानी राजाओं की जो भूमि थी उस पर मालिकाना हक हो गया बड़े बड़े जमींदारों या बड़े बड़े सामंतों का। और सामंतों की या जमींदारों की भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जो उनकी शरण में एक छोटा किसान जाता उसकी ज़मीन पर वो अपना हक जमा लेते और उसको कुछ कीमत देकर उसका जो मालिकाना हक था वो खो देते थे, जिस कारण किसान भूमिहीन हो गए और जो जमींदार थे उनके पास भूमि की संख्या ज़्यादा हो गई, जिस कारण राजा जो था वो निर्बल हो गया और सामंत जो थे या जमींदार जो थे वो बड़े बड़े सामंत बनकर उभर गए और सामंतवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। धार्मिक कारण देखिए, धार्मिक कारण क्या रहा सामंतवाद में, चर्च का शक्तिशाली होना। चर्च के शक्तिशाली होने ने भी सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दिया, क्योंकि मध्यकाल में राजा और चर्च के बीच क्या हुआ, तनाव बढ़ते गए और उनकी युद्ध की स्थितियां बनने लगी, जिसका फायदा उठाया सामंतों ने। और जो सामंत थे यानी राजा क्या था, राजा सामंतों की सेना पर निर्भर हो गया, क्योंकि जब वो होमेज उत्सव में भूमि प्रदान करता सामंतों को तो उनसे बदले में सैनिक सहायता प्रदान करता था। राजा ने अपनी स्थायी सेना रखनी बंद कर दी और वो जब सामंतों की सेना पर निर्भर हो गया तो जब चर्च के साथ युद्ध हुआ या पोप के साथ युद्ध हुआ, चर्च शक्तिशाली होता गया और एक ऐसी स्थिति आई कि चर्च में जो पादरी थे वो भी सामंत बनकर खड़े हो गए, क्योंकि राजाओं ने चर्च को भूमि अनुदान में दी थी। बड़े बड़े जो जमींदार थे उन्होंने भी चर्च को भूमि दान में दी और पादरियों ने क्या किया, जमीन पर हक जमा लिया और चर्च सबसे बड़ा सामंत बनकर उभरा। चर्च का शक्तिशाली होना यानी चर्च ने भी सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दिया। ये रहा आपका टॉपिक
सामंतवादी व्यवस्था का उदय या यूरोप में, मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद का जन्म। नेक्स्ट वीडियो में हम सामंतवाद के स्वरूप और सामंतवाद के पतन के कारणों को समझेंगे।